बेटी अपना हक जो है वो कैसे ले सकती है? वो बेचारी अदालतों में धक्के खा रही हैं और उनको कानून का पता नहीं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं विरासत की जिस पे बेटी का बहन का हक होता है? जायदाद है, कारोबार है, गाड़ी है, 1/4 जो है वो बनता है बेटी का। तकसीम ये सिर्फ घर की नहीं होगी, इसमें अगर वालद के कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकानें हैं, कोई शॉप्स हैं, ये उनकी भी विरासती तकसीम होगी। कोई बहन बेटी कोई इस तरह के केस में से गुजर रही है तो वो अपना पहला स्टेप कैसे ले सकती है? कोई भाई जो है अपनी बहन का हक खाते हैं तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानूनी राय प्रेजेंटेड बाय जेनिक्स पीके। नाज़रीन, आज हम जो है वो एक बहुत ही अहम जो है पहलू एक केस का डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आजकल कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि विरासती जायदाद की। बेटियों को जो है वो उनका जो है वो हक नहीं दिया जाता और वालिदैन की जानिब से कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने बेटों को सब कुछ दे दिया जाता है। कई दफ़ा जो है वो भाई जो है अपनी बहनों का हक रख लेते हैं। तो इस पर आज जो है वो प्रॉपर बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें कैसी कैसी कानूनी पेचीदगियाँ हैं जिसको हल किया जा सकता है और किस तरह बहनें जो है वो अपना हक ले सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद महमूद साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, बड़े ही टॉप वाले केस जा रहे हैं आजकल विरासती जायदाद के, तो मुझे ये बताएं कि बेटी अपना हक जो है वो कैसे ले सकती है? वालिदैन कई बार होता है खुद भी नहीं देते, इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और अदालत में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी केसेस जो हैं जो बहनों और बेटियों का हक खाया जाता है उससे बड़े पड़े हैं। वो बेचारी अदालतों में धक्के खा रही हैं और उनको कानून का पता नहीं। आपकी बात का आगाज़ मैं इस हिसाब से करूँगा कि सूरत निसा की आयत नंबर 7 है, जिसका तर्जुमा यूँ है कि औरत को विरासत में हक दिया गया है वालिदैन की और रिश्तेदारों की। अगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि औरत को उसकी विरासत में हक दिया गया है आपकी, तो आप अगर उस कहते हैं कि विरासत में मेरी बेटी का कोई हक नहीं, इसका मतलब है कि आप खुदा के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर रहे हैं। सही। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, मुझे शायद ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं विरासत की जिस पे बेटी का बहन का हक होता है? विरासत में आ जाता है जो वालिदैन या ख़ास तौर पे वालिद अपनी जो छोड़ी हुई जायदाद, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे उसमें बैंक में जो रखे हुए पैसे है, जेवर है, उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जायदाद है, कारोबार है और गाड़ी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है उसमें तमाम जायदाद में बेटी उसकी प्रॉपर हकदार है अपने शरी जो हिस्सा है और कानूनी हिस्से के मुताबिक। और उसको जो हो वो अपने भाइयों से कानूनी तौर के ऊपर उसको वसूल कर सकती है जो उसने शरा ने और कानून ने उसको हक दिया है। अच्छा, ये तो आ जाता है बात का पहलू, लेकिन इस तरह भी काफ़ी देखा गया कि कुछ जो बाप हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को जो है वो जगह या कारोबार सारा कुछ अपने बेटों के नाम कर जाते हैं, तो उसके लिए जो उनकी बेटी है वो कोई कानूनी चारा कोई कर सकती है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपका। इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से एक बड़ी खूबसूरत एक जजमेंट आ गई है 2021 SCMR 179। ये कोड आप मैं चाहूँगा आप नीचे भी कोड कर दीजिएगा, वो बहन और बेटियां देख लें। इसमें कहा गया है कि जो वालिदैन अपनी बेटियों को महरूम करने की गरज से बेटों के नाम जायदाद हिबा कर जाते हैं वो सब गैर कानूनी और गैर शरई है। अच्छा, गिफ्ट कर देना यानी किसी को? ठीक। अपनी बेटियों को महरूम करने की गरज से अपने बेटों के नाम जायदाद को हिबा कर देना गैर कानूनी और गैर शरई है। ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मेरे नीचे लगा दीजिएगा ताकि वो देख सकें कि कैसे अब इसको रिकवर करना। बड़ी डिटेल के साथ ये जजमेंट आई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा जाहिर है हमारे दीन इस्लाम ने भी काफ़ी आसानियाँ हमारे लिए पैदा की हैं। बेटी का कहते हैं आधा हिस्सा जो है वो होता है, बिल्कुल। तो वो क्या सारी जायदाद में से आधा देखा जाता है या एक हिस्से में से आधा देखा जाता है? नहीं, वो तकरीबन जो जितनी भी जायदाद वालिदैन छोड़ गए हैं उस वालिदैन में जो जायदाद छोड़ी गई है उसमें 1/4 जो है वो बनता है बेटी का, 1/2 बनता है बेटे का। ठीक है। और अगर उनकी मरहूम की बीवी जिंदा है 1/8 उसका बनेगा। ठीक है। और उस ये जो है ना क्या नाम है ये तकसीम, ये सिर्फ घर की नहीं होगी, इसमें अगर वालिद के कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकानें हैं, कोई शॉप्स हैं, ये उनकी भी विरासती तकसीम होगी। सही। कुछ लोग कहते हैं जी घर की जो तकसीम होगी बस, बाकी जो जायदाद है जो कारोबार है वो बेटे संभाल ले। नहीं,
जो भी उसका फिर हिस्सा जो बनता है बेटी का, उसमें जो उसकी जो रकम बनती है कारोबार की उसको अदा करे, फिर वो सारा कारोबार बेटे के नाम होगा। अच्छा, मुझे ये भी साथ बताइएगा, कुछ लोगों की दो दो शादियां भी होती हैं, तो उसमें भी देखा जाता है कि उनसे एक औलाद है वो सारी उनकी चीजें और घर बार सारा कुछ संभाल लेती हैं, तो जो दूसरी औलाद है वो भी इसको चैलेंज कर सकती है? बिल्कुल चैलेंज कर सकती है, अदालत में अपना चैलेंज कर सकती है। उसमें पार्टीशन का दावा होता है और उस दावे के अकॉर्डिंग के ये उसमें तफसील लिखी जाती है जायदाद की, और उसमें फैक्ट्स बयान किए जाते हैं। इसमें होता है कि कंसीलमेंट करते हुए पहली बीवी जो अपनी जायदाद अपने और अपने बच्चों के नाम लगवा लेती है, और दूसरी जो बीवी और उसके बच्चे महरूम हो जाते हैं, फिर वो जो है ना वो कंसीलमेंट के अगेंस्ट जो है ना वो अदालत में आ सकती है कि ये मेरे जो हक में जो ना मेरा वरासती हक था मेरे खावन की तरफ से, तो वो मुझे मेरे बच्चों को नहीं मिला। सही, वो पार्टीशन का दावा जो है ना सूट फाइल कर सकती है। अच्छा, कुछ इस तरह भी होता है, कोई जैसे बाप की कोई विरासती जगह होती है, उस पर बेटे जो है वो विराजमान हो जाते हैं और वो काफी सालों बैठे रहते हैं, तो उसका वो जाहिर है कोई प्लाजे हैं, घर हैं किसी के, उन्होंने रेंट आउट किए हुए हैं, तो क्या बेटी का उस रेंट में भी कोई हिस्सा बनता है? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें ये आ जाता है कि अगर बेटी उसमें जब बेटे अपनी सारी जायदाद पे काबज होके बैठ जाएं, बेटी पार्टीशन का एक दावा करे, ठीक है, और उस दावे के साथ एक सेक्शन 7 की मेंस प्रॉफिट की एप्लीकेशन फाइल करेगी, और साथ एक रिसीवर की एप्लीकेशन फाइल करेगी, जिसके ऊपर वो अदालत डिटरमिन करेगी कि आया जो बेटी का भी हिस्सा बनता था उस पे जो बेटे काबज होके बैठ गए हैं, बेटी की हिस्से की हद तक वो उसका रेंट उसको दें। उसके बाद एक एप्लीकेशन वो फाइल कर दे कि जो ये जायदाद रेंट पे है उसके लिए एक रिसीवर मुकर्रर किया जाए, और वो रिसीवर जो होगा वो तमाम अदालत उसको मुकर्रर करेगी, वो तमाम जहाँ पे रेंटेड प्रॉपर्टी है उससे रेंट कलेक्ट करके और अकॉर्डिंग टू जो उनकी शेयर है उनको वो तकसीम करेगी। और बहुत सी ये हमारी बहन बेटियों को ये चीज़ एक्नॉलेज में नहीं है कि इस तरह जो हम किस तरीके से जो अपनी जायदाद को उसमें जो रेंट आ रहा है उसको कैसे वसूल करें। अच्छा, एक और जो है हमारी बहनों बेटियों की आसानी के लिए बता दें कि अगर कोई परसू करना चाहे, कोई बहन बेटी कोई इस तरह के केस में से गुजर रही है, तो वो अपना पहला स्टेप कैसे ले सकती है? पहला स्टेप उसने आके लेना है, पहले जायदाद की एक डिटेल लिखेगी, ठीक है, और उसके बाद सबसे एक अहम पहलू कि जो डॉक्यूमेंट हैं, असल दस्तावेज वो होते हैं भाइयों के पास, बेशक, ठीक है, वो अदालत में एक जब सूट फाइल करेगी साथ एक एप्लीकेशन लगाएगी प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, ठीक है, वो अदालत उसने असल डॉक्यूमेंट भी तलब कर सकती है। अगर नहीं देंगे तो अदालत के पास ये पावर्स हैं कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अथॉरिटी को भी से भी वो जायदाद के जो दस्तावेज हैं वो तलब कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो वो ये जो पार्टीशन का दावा करेगी और वो दावे में जो सबको नोटिस जाएंगे भाइयों को, वो तलबी उनकी होगी। उसके बाद फिर ना अगर तो भाई बहन को हिस्सा दे दें ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस तो ठीक है, अदरवाइज उनको ऑप्शन दी जाएगी इंटरनल ऑक्शन की, ठीक है। अगर तो इंटरनल ऑक्शन कामयाब होती है, भाई कहते हैं ठीक है आपकी बहन का इतना हिस्सा बनता है अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, तो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी है तो ठीक है, हम दे देते हैं इनको, हम दे देते हैं। अदरवाइज फिर क्या होगा, अदालत अगर इनकी जो इंटरनल ऑक्शन फेल होती है तो फिर एक जो है वो ऑक्शनर मुकर्रर करेगी, जिसकी फिर वो जो जायदाद है जितनी भी वो नीलाम होगी। अगर पार्टीशनेबल नहीं है, ठीक है, तो मोस्टली जो जायदाद होती है वो जो तकसीमेबल नहीं होती, हाँ जी, इसको फिर जायदाद जो अदालत है वो तमाम जायदाद को नीलामी करेगी। सही, नीलामी करके जितनी भी जो रकम आएगी उसकी जो वो रकम अदालत में जमा होगी, अदालत अकॉर्डिंग टू शेयर तमाम बहनों में भाई में उसको तकसीम करेगी। मुझे आपने बड़ा खूबसूरत इसको एक्सप्लेन किया। मुझे थोड़ा ये भी बताइएगा कि कोर्ट में इसका कोई टाइम भी फिक्स है कि अगर कोई बहन बेटी केस फाइल करती है तो उसको इतने टाइम में जो है वो क्लोज होना है? बिल्कुल, ये बहुत से लोगों को नहीं, बहुत सी बहन बेटियों को नहीं पता। इसमें जो वो ये केस होते हैं मोस्टली पार्टीशन एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग, सही, ठीक है, और इसमें जो सेक्शन 14 है वो कहता है कि इस जो केस ने 6 मंथ के अंदर क्लोज होना है, ठीक है। वो सालों साल से केस चल रहे हैं और वो उनको पता नहीं, पार्टी बहनों को बेटियों को मालूम नहीं है कि इसने कितनी अरसे में खत्म होना था। अब इसमें कि अगर वो बड़ा लॉन्ग चल रहा है केसेस और वो क्लोज नहीं हो रहा
सही। उसको अपना जायदाद का वरासती हिस्सा नहीं मिल रहा, सही। वो अदालत जो पैक्स जो बड़ी अदालतें हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकती हैं। सही। वो नीचे वाली जो सिविल अदालत हैं उनको वो डायरेक्शन देगी कि भाई ये केस जो है ना वो 6 माह में क्लोज होना था, इसको टाइम फ्रेम दे दिया जाएगा या 2 माह में 1 माह में इसको क्लोज कर किया जाए। सही। वो इसमें जो है ना वो इंशाल्लाह ताला वो उसका जो भी उसका वरासती हक है उसको जल्द मिल जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कुछ भाइयों ने जो है वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और अपनी बहनों को जो है बोल देते हैं कि अब्बा हमें जो है अपनी ज़िंदगी में हमारे नाम कर गए थे जगह, तो इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है, तो उसको भी जो है परसू किया जा सकता है? बिल्कुल परसू किया जा सकता है और करना भी चाहिए। ये बेसिकली डबल फ्रॉड है। सही। और एक तो जो होता है कि वो अपने नाम अपने पेरेंट्स की जो जायदाद छोड़ देते हैं, जाली अंगूठे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके सबसे बेहतरीन हल है जब ये जो है ना अदालत में क्योंकि ये पता चल जाता है कि ये जाली अंगूठे इसने लगाए हैं अदालत में। सिंपल इसमें 2 तरीके हैं। आप एक अदालत में सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि इसने ये जाली रजिस्ट्री तैयार की है। साथ एक एप्लीकेशन फाइल कर दें कि थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन की। सही। ठीक है। उसमें अदालत फ्रांसिक के जरिए पंजाब फ्रांसिक अथॉरिटी को एक जो है ना उसके थ्रू जो है ना वो अपना चेक कर दिया कि सही है कि गलत है। वो अगर जब थंब इम्प्रेशन जाली कंसीडर हो जाए, एक तो सिविल जो आपकी अगेंस्ट जो रेमेडी है वो भी आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपको अवेल हो गई। उसके बाद आप उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी जो उसने की है 420 468 471 471 इसके जो है ना वो आप पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, जिसकी सजा तकरीबन 7 साल है। अच्छा, अब आखिरी सवाल मुझे ये बता दें कि अगर कोई भाई जो है अपनी बहन का हक खाते हैं तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या सजा है? बिल्कुल, वो जो भाई अपनी बहन को जो है ना वो हक नहीं देते और अपने उसका हिस्सा खा जाते हैं और सारी जायदाद अपने नाम कर जाते हैं, सही। उसके लिए बड़ी एक पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 498A के तहत उनको 10 साल की सजा, अच्छा, और प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। ठीक हो। और वो जो जायदाद उसने हत्याई है वो भी उसको वापस करेगा, साथ जुर्माना भी होगा, साथ 10 साल की सजा भी हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल शाहिद महमूद साहब बता रहे थे कि बहनों की जो विरासत है वो आप किस तरह ले सकते हैं। बड़े आसान से हल हैं, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता नहीं है कि हम जो है वो आगे अपने केस को परसू कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी जो माएँ बहनें हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ से सीखा होगा उन्होंने, और वो काफ़ी कुछ अपने केसेस में जो है वो यहाँ से लेके चलेंगी। तो आप क्या चाहते हैं हम अगला प्रोग्राम जो है वो किस टॉपिक पे करें, किस टॉपिक की आप जो है वो कानूनी राय लेना चाह रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।